समर सिंह, क्यों मौत के सामने आ गया? अब तू जिंदा नहीं बचेगा। हे राजकुमारी चंद्रकला, मैं महोबा का योद्धा बौना चोर हूँ। मुझे सुलखान का पता बताओ, मैं उसे छुड़ाने आया हूँ। भारत के महावीर योद्धा आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 217 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आइए आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां महोबा की सेना ने चंपा वैश्या का अंत कर दिया और उस जाल को अमरा गुरु ने अपनी मायावी शक्ति से काट दिया। चंपा वैश्या का जादू समाप्त हो गया और चंपा वैश्या समाप्त हो गई। अब महोबा की सेना आगे बढ़ जाती है अमरकोट की तरफ। सेना दिन रात का सफर कर रही है और जल्दी से जल्दी अमरकोट पहुंचना चाहती है। श्रोताओं, उधर राजा भारामल बड़ा निश्चिंत था। उसको पता था कि जिस मार्ग में चंपा वैश्या खड़ी हो, सुरक्षा कर रही हो, उस मार्ग से चींटी भी नहीं निकल सकती, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास एक ब्रह्मजाल है। परंतु वो ये नहीं जान पाया कि चंपा वैश्या का अंत हो गया। श्रोताओं, धीरे धीरे 7 दिन का सफर करके बनाफरों की सेना अमरकोट में पहुंच जाती है। अमरकोट से 3 कोस दूर आला बोले कि अब यहीं सेना के तंबू डेरा लगा दो, यहीं पड़ाव डलवा दो और यहीं सेना को ठहरा दो। सेनापति, सेना की सुरक्षा व्यवस्था देखो। कुछ सैनिकों को पहरे पर लगा दो और सेना को सतर्क रखना। महोबा की सेना वहीं ठहर जाती है। अमरकोट से 3 कोस दूर महोबा की सेना रुक गई। सभी जवानों ने अपने अपने शिविर, तंबू डेरा लगा लिए और महाराज जो प्रधान सेनापति थे आला और मांडलिक राजा थे, उनके लिए एक विशेष शिविर लगाया गया और उसमें समस्त भारतवर्ष के जो राजा महाराजा उनके साथ युद्ध में गए थे, उनके निमंत्रण से गए थे, सभी को आमंत्रित किया। सभी बैठे हुए हैं और एक ऊंचे सिंहासन पर आला बैठे हुए हैं, पास में उदल मलखान बैठे हुए हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। सभी को एक डर सता रहा है कि अमरा गुरु ने बताया था कि एक सरजू नामक जोगनी है और जो बहुत बड़ी जादूगरनी है, उससे कैसे जीता जाएगा। और यदि राजा भारामल को यह पता चला कि महोबा की सेना आ चुकी है, तो वो हो सकता है सुलखे का वध कर दे, उसे मार डाले। इसलिए सबसे पहले सुलखे को छुड़ाने का उपाय सोचना है। श्रोताओं, ताला सैयद बैठे हुए थे और ढेबा को बुलाया। ढेबा उस जमाने का बड़ा प्रकांड विद्वान था। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देख करके ज्योतिष की गणना करना उसके लिए बहुत ही आसान था और बड़ी सटीक गणनाएं करता था। उसकी गणना कभी फेल नहीं जाती थी। तो ताला सैयद बोले, ढेबा, ये देखो कि अब अमरकोट के राजा से किस तरीके से युद्ध किया जाए, समर भूमि में किस तरीके से जूझा जाए उससे। ये बात सुनकर के ढेबा ने पत्रा निकाला, देखा और एस्ट्रोलॉजी के आधार पर देख करके ढेबा कहने लगे कि देखिए वीर आला, यदि आप सीधे युद्ध करते हैं तो निश्चित है अमरकोट का राजा सुलखे का अंत कर सकता है। इसलिए हमें सीधा युद्ध नहीं करना है, पहले सुलखान को छुड़ाने की कोशिश करनी है। और सुलखान को छुड़ाने के लिए हमारे पास सबसे उपयुक्त वीर योद्धा है बौना चोर। बौना चोर को एक लिलिहारी बना दो। लिलिहारी होती है जो लीला गोदती है, हाथ में नाम लिखती है, कुछ भगवान के या कोई चित्र बनाती है, वो लिलिहारी होती है। कि इस बौना चोर को लिलिहारी बना करके अमरकोट भेज दो और ये अमरकोट में जाकर के राजा के महल में प्रवेश करेगा और वहां उसकी पुत्री चंद्रकला के पास जाकर के समस्त भेद लेगा कि कहां बंद है सुलखान। श्रोताओं, ये बात सुनकर के ताला सैयद बोले, ठीक है, परंतु अकेला बौना चोर तो सुलखान को नहीं छुड़ा सकता, इसके लिए और आवश्यकता होगी वीरों की। ढेबा बोले, इसके लिए उदल और मलखान दोनों भाई सौदागर बनेंगे और कहीं हीरा जवाहरात खरीदेंगे, कहीं बेचेंगे, कहीं खरीदेंगे, कहीं बेचेंगे, अमरकोट के बाजार में पहुंच जाएंगे। और इंदल और ताला सैयद एक बंदर का खेल करते हुए पहुंच जाएंगे अमरकोट के दुर्ग में। इस तरीके से बड़े बड़े 5 योद्धा पहुंच जाएंगे और हम यहां सभी, जिनमें लाखन ब्रह्मा जी जैसे योद्धा होंगे, सेना को लेकर के तैयार रहेंगे हर स्थिति का सामना करने के लिए। और यदि आपको सहायता की आवश्यकता पड़ी तो वहां सहायता भी प्रदान की जाएगी। श्रोताओं,
इस तरीके से ढेबा ने सभी को सोच समझा दिया और एक योजना बना ली। ढेबा की बात सुनकर के बौना चोर को बुलाया गया और बौना चोर से कहा गया कि बौना चोर लिलिहारी का भेष धारण करो। बौना चोर ने लिलिहारी का भेष धारण किया। ये जो महोबा के वीर थे, इनके पास सभी प्रशिक्षण थे, लीला गोदने का, चूड़ी बेचने का, जो भी राजा करते थे, जानते थे दूसरे के राज्य में गुप्त सूचनाएं लेने के लिए, वो सभी योजनाएं वो जानते थे। और बौना चोर ने लिलिहारी का भेष बनाया, एक धोती पहनी, साड़ी पहनी और साड़ी पहन करके कुछ सामान लिया, एक झोली ली और लिलिहारी का भेष बना करके चल देता है अमरकोट के लिए। ताला सैयद और इंदल ने भी एक बंदर लिया और बंदर को लेकर के बंदर का खेल करने वाले बन जाते हैं और चले जा रहे हैं अमरकोट की तरफ। और उदल और महाबलवान मलखान दोनों सौदागर बन जाते हैं। सौदागर का भेष बनाया और सामान की खरीद फरोख्त करते हुए वो भी पहुंच जाते हैं अमरकोट की तरफ। अमरकोट के दुर्ग में सभी धीरे धीरे प्रवेश कर गए। द्वारपाल ने देखा कि ये सौदागर है, ये कोई लिलिहारी है और ये दो बंदर का खेल करने वाले हैं। किसी को ये भनक भी नहीं लगी कि ये महोबा के 5 महापराक्रमी वीर योद्धा अमरकोट के दुर्ग में प्रवेश कर गए हैं। सभी अमरकोट के दुर्ग के अंदर पहुंच गए। ताला सैयद और इंदल तो बंदर का खेल दिखा रहे हैं, मलखान और उदल सामान खरीद रहे हैं, कभी बेच रहे हैं, कभी खरीद रहे हैं। और बौना चोर अपने लक्ष्य पर निशाना साध करके महल के पास पहुंच जाते हैं, जहां राजकुमारी चंद्रकला का महल था। राजकुमारी चंद्रकला ने जब लीला गोदने वाली को देखा तो अपनी दासी को भेजा कि इसको बुला करके लाओ, मेरे हाथ पर मेरा नाम लिखवाऊंगी। दासी राजकुमारी चंद्रकला की बात सुनकर के बौना चोर के पास आती है और बौना चोर को ले जाती है अपने महल में। बौना चोर भी यही चाहता था कि किसी तरीके से राजकुमारी चंद्रकला के पास पहुंचा जाए। बौना चोर राजकुमारी चंद्रकला के कक्ष में पहुंच जाता है और वहां पहुंच करके राजकुमारी उसे बैठा लेती है, बैठ जाता है। राजकुमारी कहने लगी, बहन ये बताओ कहाँ की रहने वाली हो? बौना चोर कहने लगा, मैं महोबा की रहने वाली हूं और मेरा काम राजघरानों में लीला गोदने का है। जब ये बात सुनी तो चंद्रकला बोली, मैंने तो ये सुना है कि महोबा के योद्धा बड़े बड़े बलवान हैं, उनके सामने तलवार हार गई, बड़े बड़े राजाओं को पराजित कर दिया, परंतु उनका छोटा भाई सुलखान अमरकोट की जेल में बंद है और उन्होंने मुझसे विवाह करने का वायदा किया था। न आज तक मेरा विवाह हुआ और न सुलखान को छुड़ाया। क्या उनको सूचना नहीं मिली? मैंने मेरे तोता द्वारा उनको सूचना पहुंचवाई। ये बात सुनकर के बौना चोर कहने लगा, राजकुमारी तुम विवाह करना चाहती हो वास्तव में? कि हाँ लिलिहारी, मैं विवाह करना चाहती हूँ सुलखान से, अन्यथा मैं इस महल से गिर करके अपने प्राण त्याग दूंगी। ये बात जब बौना चोर ने सुनी तो बौना चोर कहने लगे, बेटी ध्यान से सुन। राजकुमारी चंद्रकला, मैं महोबा का योद्धा बौना चोर हूँ, मुझे सुलखान का पता बताओ, मैं उसे छुड़ाने आया हूँ। मैं बौना चोर हूँ, मैं कोई लिलिहारी नहीं हूँ, भेष बदल करके आया हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारे दुर्ग में घुसना असंभव था और जब तक सुलखान तुम्हारी पिता की कैद में है तब तक हम युद्ध नहीं करना चाहते। पहले सुलखान को छुड़ाएंगे। तू ये बता कि सुलखान किधर, इस जो दुर्ग है इस दुर्ग के किस कोने में है? ये बात सुनकर के कमलावती घूंघट मार लेती है, कहने लगी, देखिए वीरवर योद्धा, मैं तुम्हें इस दुर्ग का पूरा परिचय देती हूँ। इस दुर्ग के पूर्व दिशा में मेरा भाई अमर सिंह रहता है, महाबलवान है, देवी का वरदानी और वज्र का शरीर है उसका। तो एक तलवार उस पर प्रहार करोगे तो टूट जाएंगी, उससे जीत नहीं पाओगे। और जो उत्तर का दुर्ग है, उत्तर का दरवाजा है, उसकी तरफ स्वयं मेरे पिताजी सुरक्षा करते हैं और चारों दरवाजों पर इस तरीके से बड़े बड़े सेनापति, बड़े बड़े योद्धा रहते हैं। और जो तुम्हारा भाई सुलखान है, हे योद्धा श्रेष्ठ, सुलखान इस ऊंचे बुर्ज के नीचे गहरी खाई में पड़ा है और दरवाजे पर वो दक्षिण दिशा में एक ऊंची बुर्ज दिखाई दे रही है। इशारा करके बता देती है कि देखो जो बुर्ज दिख रही है सामने, उस बुर्ज के नीचे एक भक्सी बनी हुई है। उस भक्सी पर 100 मन की शिला रखी हुई है और उस शिला के नीचे भक्सी है, उसमें सुलखान है। और जो कक्ष बना हुआ है उसमें खूनी हाथी मद्यपान करके हमेशा विचरण करता रहता है। यदि कोई आदमी वहां गया तो वो हाथी उसे मार डालेगा, इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि सुलखान को तुम छुड़ा ले। बौना चोर कहने लगा, बेटी तू चिंता मत करे, ये काम मुझ पर छोड़ दे,
मैं जानूं या मेरा काम जाने। उसकी बात सुनकर के चंद्रकला को थोड़ी हंसी आती है कि देखने में बड़ा छोटा सा लगता है, परंतु ये क्या सुलखान को छुड़ा पाएगा, मेरे पिता से युद्ध जीत पाएगा। चंद्रकला मन में विचार करती है और बौना चोर कहता है कि अब मैं यहां से चला, कोई भेद जान जाएगा। वहां से बौना चोर निकल के आता है पूरा भेद लेकर के, और जहां इंदल और ताला सैयद बंदर का खेल कर रहे थे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। शाम का वक्त हो जाता है। उधर से सौदागर ऊदल और मलखान भी उसी ही बंदर के खेल करने वाले के पास आ जाते हैं। सभी एक जगह एकत्र हुए, बंदर का खेल बंद किया ताला सैयद ने और इंदल ने, और सभी बोले कि चलो कहीं आराम करेंगे। बंदर को साथ लेकर के सभी एक धर्मशाला थी उसमें जाकर के ठहर जाते हैं। सभी मंत्रणा करने लगे कि किस तरीके से हमें अपनी योजना के अनुसार उस बुर्ज के पास पहुंचना है। उदल कहने लगा कि एक बार आप मुझे उस बुर्ज के पास पहुंचा दो, फिर तो मैं उस बुर्ज को ध्वस्त कर दूंगा। ये बात सुनकर के बौना चोर बोले, उदल ये संभव नहीं है, जो बड़ी बुर्ज दिखाई दे रही है दक्षिण दरवाजा है यहां, इस दुर्ग का दरवाजे पर भारी सेना लगी रहती है, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, और उस बुर्ज तक पहुंचने में हमें सैकड़ों सैनिकों को पार करना होगा। और जब बुर्ज के अंदर दाखिल होंगे तो वहां उस कक्ष में खूनी हाथी मद्यपान करके विचरण करता रहता है, जो आदमी को देखते ही मार डालेगा। और बीचा बीच उस कक्ष में एक बहुत बड़ी शिला रखी हुई है, उसके नीचे एक भक्सी है, उसमें सुलखान पड़ा हुआ है। उदल बोला ठीक है देखेंगे, चलो रात होने दो। रात्रि का इंतजार करने लगे सभी। रात्रि के जब ठीक 12 बजे आधी सेना सो जाती है, कुछ पहरेदार जगे हुए हैं। उस समय पांचों महोबा के वीर अपने अपने अस्त्रों को हाथ में लेकर के, अपनी अपनी तलवारों को और ढालों को हाथ में लेकर के आगे बढ़ते उस बुर्ज की तरफ। मार्ग में कुछ सैनिक मिले तो उनको एक एक करके मौत के घाट उतारते चले जा रहे हैं। किसी को तीर से मारा, किसी को तलवार से मारा, इस तरीके से कोई पता नहीं चल रहा है, और उनको काटते काटते उस बुर्ज के पास जा रहे हैं। धीरे धीरे एक घड़ी का समय लगा और उस बुर्ज के पास पहुंच गए। बुर्ज का कक्ष जब उन्होंने खोला तो हाथी चिंगाड़ा। हाथी की चिंगाड़ जब सुनी तो उदल की आंखों में क्रोध बरस रहा था, खून बरस रहा था, क्योंकि अपने भाई को बचाना चाहता था। वीर उदल और वीर मलखान दोनों हाथी से भिड़ गए। उदल ने हाथी को जमीन पर पटक लिया। उदल में भी 210 हाथी की ताकत थी। आपको बता दूं, हाथी उदल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, हाथियों से अधिक शक्ति थी। उदल ने हाथी को सूंड पकड़ के घुमाया और पृथ्वी पर पछाड़ दिया। वीर मलखान ने भी अपनी तलवार के प्रहार से हाथी को काटने में देर नहीं लगाई, हाथी को समाप्त कर दिया, और इस तरीके से एक खूनी हाथी मारा गया। शिला को उठाने में भी वीर उदल और मलखान, इंदल, ताला सैयद और बौना चोर ने देर नहीं लगाई। शिला को उठा करके बगल की तरफ हटा दिया, साइड में हटा दिया। और जब शिला साइड में हटी तो बौना चोर को रस्सी की सहायता से नीचे उतार दिया उस भक्सी में। बौना चोर नीचे जाता है और सुलखान के हाथ पैर बंधे हुए थे, बेड़ियां डली हुई थी, उनको काट देता है और सुलखान को ऊपर भेज देता है। हालांकि सुलखान भूखा प्यासा कमजोर था, फिर भी बौना चोर उसको उस भक्सी से ऊपर चढ़ा लाता है। जब सुलखान ऊपर आया तो उसको भी एक तेगा थमा दिया जाता है और 6 वीर योद्धा उस दुर्ग से निकलने के लिए चलते हैं। जहां दक्षिणी दरवाजा था, उसे ज्ञात था कि पूरब दरवाजे पर अमर सिंह है और उससे बहुत बड़ी तलवार बजानी पड़ेगी, और जो पश्चिमी दरवाजा है उस पर स्वयं महाराज भारामल है, इसलिए वहां भी भारी जंग करनी पड़ेगी। लेकिन दक्षिणी दरवाजा कुछ सेनापतियों से ही सुरक्षित है, और सेनापतियों को मारना या पीटना कोई बड़ी बात नहीं है। श्रोताओं, 6 वीर योद्धा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हाथी की चिंगाड़ जब उदल ने और मलखान ने हाथी को मार दिया था तो चिंगाड़ा हाथी और हाथी की चिंगाड़ अन्य सैनिकों के पास गई और दक्षिणी दरवाजे के जो पहरेदार थे उनके पास गई। तो वहां जो सेनापति था सतर्क हो जाता है और कुछ सैनिकों को उस बुर्ज की तरफ भेजता है कि जाओ बुर्ज में हाथी क्यों चिंगाड़ा, देख करके आओ। जब वो सैनिक मार्ग में आए तो उनसे वीर उदल, मलखान, ताला सैयद का मुकाबला होता है और वहीं तलवार चलने लग जाती है। दुर्ग के अंदर तलवार चल रही है। कट कट शीश गिरे धरणी पर, उठ उठ रुंड करें तहां बार। आलाखंड में लिखा हुआ है। शीश कट जाते हैं योद्धाओं के, लेकिन खड़े हो जाते हैं, और जो रुंड है बिना मुंड के युद्ध कर रहा है।
लाशों के अंबार लग जाते हैं दुर्ग के अंदर। आगे बढ़े, रात्रि का समय था, जहां दरवाजा था मुख्य दरवाजे पर आ गए, जहां उनका सेनापति पहरा देता था। सेनापति ने उनको ललकारा, लेकिन वीर उदल और मलखान आगे बढ़ गए। उससे सेनापति से बोले, कायर क्यों मरना चाहता है? राजा राजाओं की बरनी होती है, तू 2 कौड़ी का नौकर है और फिर क्यों अपने प्राण गंवा रहा है? जाओ तुम्हारे महाराज को भेजो। कहां? अमर सिंह को भेजो। सेनापति ने जब ये सुना तो नगिन तेग खींच ली और कूद पड़ा सामने वीर उदल के। उदल और उसके वीर सेनापति युद्ध हुआ। युद्ध भी इतना भयंकर कि कोई किसी से हार नहीं मान रहा है। बौना चोर सुलखे जो कमजोर हो चुका था, उसको दुर्ग से बाहर निकाल देते हैं। वीर उदल ने दुर्ग का दरवाजा खोल दिया। जो सेनापति था वो युद्ध कर रहा है। सेनापति में और उदल में भारी युद्ध हुआ, परंतु कहां उदल और कहां वो सेनापति। उदल ने सेनापति को जमीन पर डाल दिया और तब तक भारामल का छोटा पुत्र समर सिंह आ जाता है। समर सिंह को पता चला कि दक्षिणी दरवाजे पर युद्ध हो रहा है। समर सिंह भी बड़ा बलवान था, हाथ में नगिन तेग ली और उसी दरवाजे पर आ खटका। अब 2 महारथी योद्धा हो गए, समर सिंह और सेनापति। 5 वीर महोबा के और हजारों की तादाद में भारामल की सेना और उसका छोटा पुत्र। वीर मलखान और उदल ये जानते थे कि जब तक इन दोनों योद्धाओं का वध नहीं किया जाएगा, जब तक हम इस दुर्ग से बाहर नहीं निकल सकते। देखिए श्रोताओं, ये विचार करके वीर उदल ने समर सिंह को पकड़ लिया और उठा करके ऊपर ले जाता है। समर सिंह की तलवार। समर सिंह, क्यों मौत के सामने आ गया? अब तू जिंदा नहीं बचेगा। छूट जाती है और जमीन पर पटक दिया और एक ही प्रहार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरीके से राजा भारामल का छोटा पुत्र समर सिंह उस दुर्ग पर मारा जाता है। जो दरवाजा था, दक्षिणी दरवाजा, उस पर उसका अंत हो गया। और सेनापति ने जब ये देखा कि समर सिंह मारा गया तो प्राण बचा करके दुर्ग में भाग जाता है। और वीर उदल, मलखान, ताला सैयद, इंदल और बौना चोर सुरक्षित उस दुर्ग से बाहर निकल जाते हैं और मलखान सुलखान को छुड़ा करके ले आते हैं। श्रोताओं, वो तो उधर सुलखान को छुड़ा करके दुर्ग के बाहर आ जाते हैं और सेनापति उधर महाराज भारामल के पास पहुंचता है। अब यहां से आगे का जो वर्णन है अगले वीडियो में देखेंगे क्या होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी के साथ लेता हूं आपसे अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।